ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले का आंदोलन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही नहीं कहा ये मेरा आंदोलन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने गर्व से कहा कि मैं ज्योतिबा फुले का अनुयायी हूं, इसके पहले भी कहा हूं और आगे भी कहूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिबा फुले का अनुयायी हूं, इसमें मुझे शर्म नहीं लगती, मुझे कभी महसूस नहीं होता है। साथियों, आज महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाए गए सत्य शोधक आंदोलन को 150 वर्ष पूरे हो गए। महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर ढेर सारे संगठन अलग अलग राज्यों में काम करते हुए नजर आते हैं, मगर महात्मा ज्योतिबा फुले का जो सत्य शोधक आंदोलन है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में 150 साल की मेमोरी में जन जागृति का कार्यक्रम बामसेन एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। देश भर में जितने भी महापुरुष हुए, अगर उनकी गिनती करो तो वे सारे के सारे ओबीसी है। आज की परिभाषा में ज्योतिबा फुले ओबीसी है, शाहू छत्रपति महाराज ओबीसी है, सावित्रीबाई फुले ओबीसी है, पेरियार रामास्वामी ओबीसी है, संत कबीर ओबीसी है। तो जितने भी महापुरुष हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व, वो सारे के सारे ओबीसी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 मई 1950 को मुंबई के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा किया और अपने अनुयायियों को कहा कि मेरे 3 गुरु हैं। पहले गुरु है शाक्यमुनि तथागत बुद्ध, आज की परिभाषा में ओबीसी। मेरे दूसरे गुरु है महात्मा ज्योतिबा फुले, आज की परिभाषा में ओबीसी। मेरे तीसरे गुरु है संत कबीर, आज की परिभाषा में ओबीसी। तो ओबीसी को जगाए बगैर इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। और ये खुशी की बात है कि ओबीसी लोग इस कमी को, अपने अंदर की कमी को स्वीकार करते हुए अगर कह रहे हैं कि मैं उस कम्युनिटी का हूं, तो मैं उस कम्युनिटी में जाकर काम करूंगा, ये हमारा अपना घर का काम। हमने दूसरा विषय, इधर ही जयपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 2009, बराबर जयपुर में हुआ था, और वहां पर विषय लगाया गया था ओबीसी की जाति जनगणना का। 2010 में जनगणना शुरू होने वाली थी। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मेश्राम साहब ने वक्तव्य में एक स्टेटमेंट दिया और उसको बाद में राष्ट्रीय इशू हमने बनाकर प्रचार में लाया, और अनपढ़ से अनपढ़ ओबीसी को भी समझ में आया भावसेन क्या कहना चाहता। उन्होंने कहा इधर जयपुर की धरती पर कि इस देश में गधों की गिनती होती है, नदी नालियों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, यहां तक कि हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं होती? जागृति का मतलब यह है कि जागृत जिसको आप करना चाहते हो उसके दिमाग पर चोट पहुंचानी हो, उसको बुरा लगना चाहिए। तो देश भर में 2010 को गांव देहातों में जो लोग जब गए, ओबीसी के लोग घर पर तख्तियां लगाने लगे, अगर ओबीसी की गिनती नहीं करती हो तो हमारे घर में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। क्या हम जो बोल रहे थे, और कई राज्यों में कई लोगों पर मुकदमे हुए कि आप असहयोग कर रहे हो, सरकारी कार्य में आप अड़ंगा लगा रहे हो, काम बढ़ा रहे हो। साथियों, ओबीसी के
मुहिम शुरू की है और पिछले 2 साल में ओबीसी की कास्ट सेंसस के लिए 2 बार भारत बंद किया है। तो ओबीसी को जगाने समय तीसरा सिद्धांत ये सामने आया कि अगर भविष्य में क्रांति अगर होगी तो ओबीसी के साथ सहयोग के कारण होगी। ओबीसी का पॉपुलेशन ज्यादा है, ओबीसी की हिस्सेदारी ज्यादा है, मगर ओबीसी के लोगों ने विदेशी ब्राह्मणों को, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को उनके मकसद को पूरा करने के लिए साथ सहयोग दिया। तो भविष्य में अगर प्रतिक्रांति होगी तो वो भी ओबीसी के कारण होगी। तो ओबीसी को जगाना ही होगा, ओबीसी का साथ सहयोग लेना ही होगा। और आज मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है, चौधरी विकास पटेल जैसा युवा ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 2 माह पहले हैदराबाद में ओबीसी का सेंसस पर तेलंगाना में साउथ इंडिया की बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड ओबीसी के जज उसके वक्ता थे और उन्होंने ये कहा कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, बामसेन की एक्टिविटी को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा ओबीसी के लिए आप लोगों ने मेहनत किया है। हमारे ओबीसी लोगों में बहुत बड़े बड़े विद्वान है, मगर ओबीसी के बड़े बड़े विद्वान ने आज तक कास्ट सेंसस के लिए देश का राज्य भी बंद नहीं किया। ओबीसी ने मान नहीं किया। साउथ इंडिया के सबसे बड़ा नेता चौधरी विकास पटेल है, जो कास्ट सेंसस के लिए भारत बंद कर रहा है। जो लॉजिकल बात थी और वो बात लोगों को प्रैक्टिकली लोगों को दिखाई दे रही है। साथियों, ओबीसी हिंदू नहीं है। ब्राह्मणवादी लोग, अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्य नहीं बन सकते, जिनकी आबादी केवल मात्र 3.5% है। ब्राह्मणों की 2 बड़ी कमजोरियां हैं। नंबर 1, वो संख्या में 3.5% है, यानी सबसे अल्पसंख्यक जमात है। दूसरी कमजोरी है कि डीएनए के आधार पर वो विदेशी है। तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण अपनी विदेशी पहचान छुपाना चाहते हैं और बहुसंख्यक लोगों पर राज करना चाहते हैं। इसके दावपेच के तहत हिंदू शब्द का उन्होंने प्रयोग शुरू किया। ब्राह्मणों का जो पहला संगठन बना और प्रतिक्रिया में बना, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की, उसकी तारीख है 24 सितंबर सन 1873 में, और उसमें मेंबर होने वाले सदस्य को शपथ लेनी पड़ती थी कि मैं ब्राह्मण के हाथ से कोई भी धार्मिक विधि नहीं करूंगा। ये शब्द जो मान्य करता था, उसी को सत्य शोधक समाज का मेंबरशिप मिलता था। ज्योतिबा फुले अनपढ़ लोगों को समझा रहे थे, अनपढ़ लोगों को तुरंत समझ में आ रहा था, आज पढ़े लिखे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गया है। तो ब्राह्मण को लगा अगर ये आप पूरा मुंबई से निकलकर राजस्थान जाए, गुजरात जाए, देशव्यापी हो जाए, तो सौराष्ट्र का ब्राह्मण स्वामी दयानंद सरस्वती ने महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए बनारस जाकर संगठन नहीं बनाया, तो किधर संगठन बनाया है? गुजरात का, सौराष्ट्र का, मगर संगठन बनाया मुंबई में जाकर, और संगठन का नाम हिंदू समाज नहीं रखा, संगठन का नाम रखा आर्य समाज। सौराष्ट्र के ब्राह्मण ने आने वाली
सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। हम कह रहे सब सब्जेक्ट चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार तथाकथित हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहे हम? हमारे ओबीसी को जगा रहे कि धोखे में मत रहो कि हिंदुओं की सरकार है इसलिए हिंदुओं का फायदा होने वाला, धोखे में मत रहो। 1874 के बाद जिसने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ में उसने स्पष्ट लिखा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू गाली है। होशियार ब्राह्मण था, ईमानदार ब्राह्मण था, गुपचुप तरीके से नहीं कहा, गोपनीय तरीके से नहीं कहा, लिखित में कहा। आज वो लिखित में अवेलेबल है, मगर उसकी नई एडिशन से वही पन्ना गायब है। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ईमानदार ब्राह्मण थे, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती के वर्तमान चेले अपने गुरु के साथ बेईमान है। पेज नंबर 81 पर उसने कहा, हिंदू पर्शियन शब्द है जिसका अर्थ काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी, छली होता है, इसलिए ब्राह्मणों अपने आप को हिंदू मत कहो। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई। हिंदू शब्द का प्रचलन 1918 के बाद प्लानिंग करके लाया गया और भारत का पहला फसाद महात्मा ज्योतिबा फुले जब तक जिंदा थे भारत में फसाद नहीं हुआ। यानी सत्यशोधक मूवमेंट का इतना दीर्घ प्रभाव बहुजन समाज के ऊपर था कि फसाद नहीं हुआ। उनकी मृत्यु होते ही मुंबई में और पुणे में मस्जिदों के सामने गणपति उत्सव के नाम पर तिलक ने मुंबई में और पुणे में मस्जिदों के सामने वाद्य बजाकर उकसाया गया। इन्होंने ही पत्थरबाजी की और पहला फसाद महात्मा ज्योतिबा फुले के मृत्यु के पश्चात हुआ। यानी पहला टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 1907 में तिलक ने कौन कौन से कारनामे किए, कौन कौन से अधिकारियों को बम से उड़ाया, गोलियों से उड़ाया। और खास बात हुई कि शाहू महाराज जो सत्यशोधक आंदोलन के करता धरता थे महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद, उनकी बेटी की जब शादी थी तो महात्मा शाहू छत्रपति महाराज के बग्घी पर बम फोड़कर मारने की योजना भी तिलक के द्वारा की गई थी। इसलिए शाहू महाराज ने डिमांड किया कि इस आदमी की इंक्वायरी की जाए और 1907 के बाद एक कमीशन गठित हुआ। उस कमीशन का नाम है चिरोल कमीशन और चिरोल कमीशन ने डाटा और एविडेंस के आधार पर कह दिया कि टेररिस्ट है बाल गंगाधर तिलक। इसके तहत उनको मंडाले में जेल की सजा हुई। पाठ्य पुस्तक में हम क्या पढ़ते, लोकमान्य। शाहू महाराज के कहने पर क्या सिद्ध हुआ, टेररिस्ट है। साथियों, 1916 में 18 में शाहू छत्रपति महाराज ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखकर दे रहे हैं कि बैकवर्ड कास्ट एवं मराठा लोगों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी कम्युनल अवार्ड का मतलब है शाहू छत्रपति महाराज ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह रहे हैं हम मराठा तथा तमाम ब्राह्मणेतर वर्ग हिंदू नहीं है।
शाहू छत्रपति महाराज कम्युनल अवार्ड की डिमांड कर रहे थे। कम्युनल अवार्ड उन्हीं को लागू था जो हिंदू नहीं थे। मुसलमानों को सेपरेट लागू था क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। सिखों को सेपरेट लागू था क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। एंग्लो इंडियन लोगों को भी सेपरेट लागू था। शाहू महाराज डिमांड कर रहे हैं हम भी हिंदू नहीं हैं और ब्राह्मण हमारा नेता नहीं बनना चाहिए। साथियों, 1918 में साउथ बिरो कमीशन को शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव ने मेमोरेंडम दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने मेमोरेंडम दिया और ये लड़ाई ब्राह्मणों को पता चल गया। इस लड़ाई के पीछे शाहू महाराज है तो बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर जो रियासत है उसकी बाउंड्री पर जाकर कहा तेली, तंबोली और कुनबटों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है। यानी बैकवर्ड कास्ट के लोग अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे थे और ब्राह्मणों को नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब ब्राह्मण का सबसे बड़ा नेता तिलक कुर्मियों को गाली दे रहा था कि संसद में कुर्मियों का क्या काम है। साथियों, जो ओबीसी पहचान है, जो शेड्यूल कास्ट पहचान है, जो शेड्यूल ट्राइब पहचान है, ये तथाकथित कांग्रेस के आंदोलनकर्ताओं ने हमको नहीं दिया, बल्कि फुले शाह अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया उसके कारण हमें पहचान मिली। सेकंड इंडिया एक्ट के तहत पहली पहचान मिली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर कर किया, पुनः बैंक पर हस्ताक्षर करवाया। बाबा साहब अम्बेडकर की योजना थी पहले हम आजाद हो जाएंगे और ओबीसी को हाथ पकड़कर ब्राह्मणवाद से आजाद कराएंगे। हम ही कमजोर हैं तो ओबीसी को कैसे बाहर करें। मगर बाबा साहब अम्बेडकर की योजना को गांधी जी ने, हिंदू महासभा के लोगों ने भापा और उस आंदोलन को काउंटर किया। बाबा साहब अम्बेडकर ही है जिसके कारण ओबीसी शब्द ओबीसी को मिला। संविधान सभा में ओबीसी शब्द के लिए ब्राह्मण लोग तैयार नहीं थे। यहां तक कि ओबीसी नेताओं को, 5 बड़े नेताओं को भोजन के लिए घर पर बुलाया और कहा ओबीसी मैं कहता हूं तो ब्राह्मण चिल्लाते हैं, अरे आप लोग तो कहो ताकि मैं देने के लिए बैठा हूं। जिन लोगों को उन्होंने कहा वही लोग नेहरू के साथ साठगांठ किया, समझौता किया और बाद में उनको कृषि मंत्री बनाया। पंजाब राव देशमुख इसको कृषि मंत्री बनाया ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ओबीसी की लड़ाई न लड़े। उन्होंने कह रहे थे ओबीसी ही नहीं है, ओबीसी ही नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इतने चालाक, इतने होशियार थे, वो ब्राह्मण के दिमाग में जान रहे थे, वो बैरिस्टर थे। उन्होंने जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन पार्लियामेंट संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, कौन है ओबीसी, ये तय करने का अधिकार विद्यमान संविधान सभा को नहीं होगा। जब संविधान लागू होगा तो लागू होने के बाद 1 साल के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना निकाली जाएगी और उसके तहत कमीशन का गठन होगा और वो तय करेगा कौन है ओबीसी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी शब्द के जन्मदाता है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, इनकी भी एक कमजोरी है। ओबीसी क्यों नहीं जुड़ता है? ओबीसी इसलिए नहीं जुड़ता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आप को दलित कहते हैं। दलित शब्द भारत के संविधान में नहीं है। ये राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत या दलित शब्द का बहुत प्रचलन है। दलित शब्द संविधान में नहीं है। और ब्राह्मणवादी लोग, सोशलिस्ट ब्राह्मण लोग इस शब्द का ज्यादा प्रचार किया बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु होने के बाद। दलितों के बाबा, दलितों के बाबा, तो बाकी ओबीसी को लगा फिर हमारे नाम बाबा तो दलितों पे। महिलाओं को
भी लगा हमारे बाबा है, बाबा तो दलितों की बाबा है। माइनॉरिटीज को भी लगा हमारे बाबा तो है नहीं, तो दलितों की बाबा है। बाबा सबके हैं, मगर उनको सेग्रीगेट करने का काम दलित सर्कल बनाने की है। ओबीसी को अगर पहचान आएगी कि ओबीसी पहचान महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, जब ओबीसी को जागृति होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा ओबीसी लोगों के लिए दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तीफा देने वाला दिन ओबीसी चौक में आकर भाषण करेगा, सभा करेगा और ओबीसी को कहेगा मेरा बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने हमारे लिए इस्तीफा दिया, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लड़ाई लड़ा, हमारे लिए सैक्रिफाइस किया। साथियों, ये बात ओबीसी को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जगाना चाहिए। जागृति का अभाव है। अभी जो कास्ट सेंसस का मामला आ रहा है, ये कास्ट सेंसस इतना गंभीर मामला है कि ब्राह्मणवाद इससे खत्म हो जाएगा। कास्ट सेंसस कोई साधारण मामला नहीं है, इनके लिए मौत की घटना है। ये विदेशी ब्राह्मणों के लिए ये जो मंडल आयोग है, ये मंडल आयोग के आंकड़े 1931 के सेंसस के आधार पर है, क्योंकि 1947 को भारत आजाद हुआ, 48 को सेंसस चेंज हुआ, 1951 के बाद जो सेंसस हुआ ओबीसी का सेंसस नहीं कराया गया। 2011 में हम लोगों ने प्रेशर किया, तब कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने पहली बार सेंसस किया, उसमें भी षड्यंत्र किया, उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया, और बायोमेट्रिक सिस्टम का मतलब है आर्थिक आधार पर लगभग 2000 जातियों को माइनस किया, ताकि ओबीसी की वास्तविक जातियों की संख्या पता ही न चले। मान्य किया विधिक पार्लियामेंट, बंद करना पड़ा, मगर किया तो बायोमेट्रिक लगाया। बायोमेट्रिक क्या है? आर्थिक आधार का निकट लगाया और लगभग 2000 जातियों को माइनस किया। साथियों, नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, हम लोग जागृति का अभियान जारी किए हुए थे। साउथ इंडिया के कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर किया और उसमें डिमांड किया कि नरेंद्र मोदी कहते चाय बेचकर आगे आए, पिछड़े वर्ग के पीएम बने, तो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं, तो पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं करना चाहते? कोर्ट में हलफनामा दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने, यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने कोर्ट में हलफनामा लिख के दिया, अभी नहीं करेंगे जनगणना और भविष्य में कभी नहीं करेंगे। ये इनका चरित्र। पार्लियामेंट में आज उनको हमारी प्रेशर की कारण आवाज उठानी पड़ रही है, मगर वो जवाब कैसे दें एक दूसरे को? आपने इसके पहले क्या किए? नरेंद्र मोदी जिस जाति समूह से आते हैं, हम जातिवाद नहीं करते, हम तो सभी लोग मूल निवासी मानते हैं। नरेंद्र मोदी जिस जाति समूह से आते हैं वो तेली कम्युनिटी के हैं, और बिहार के तेली लोग उनको दिल्ली मिलने गए और उन्होंने कहा बिहार में हम वार्षिक सम्मेलन, तेली जाति का वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, हमें गर्व है कि आप तेली जाति से प्रधानमंत्री बने, आप आइए हमें उद्बोधन करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी सीट पर खड़े हुए और उनको गालियां देकर भगा दिया गया। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और उन्होंने कहा ये पिछड़ों का प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का, हमारा नहीं है। और किसी अखबार में खबर नहीं चल, उनको ऐसा सोच। साथियों, इस देश में ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। वो गुजरात की ऐसी जाति समूह से है जिनकी आबादी 0.5% भी नहीं है, अरे कितने जरा के ब्राह्मण। कुर्मियों का प्रधानमंत्री बनाते तो आबादी ज्यादा होती, कुशवाहा का अगर बनाते तो आबादी ज्यादा होती, जाटों का अगर बनाते तो उनकी आबादी बहुसंख्य होती। उन्होंने ऐसी जाति के आदमी को चुना गुजरात के। अगर भविष्य में नरेंद्र मोदी विद्रोह भी करते तो 0.5% कम्युनिटी क्या कर लेगी? ब्राह्मण लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा कर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।
सत्यानाश किया नरेंद्र मोदी के हाथ से। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि सवेरे उठने के बाद तेली का मुंह तक देखना नहीं चाहिए। सवेरे टीवी ऑन करो, शाम को टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा ब्राह्मण आज क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्यों दिखा रहे हो? मनुस्मृति में एक श्लोक है, बहुत ही गंदा श्लोक है। ओबीसी के लोगों को उसके लिए नरेंद्र मोदी को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र ज्ञात कराती है। क्या लिखा है मनुस्मृति में? 1000 वेश्या के बराबर एक तेली होता है। कितना गंदा अल्फाज है, कितना डेंजर है। सोचने वाली बात है कि उन तेलियों ने ब्राह्मणों का क्या बिगाड़ा होगा, क्योंकि वो तेली उस समय तेली नहीं थे, वो ट्रेड करते थे, वो बुद्धिस्ट थे। और दुनिया में बुद्धिज्म तेली लोगों ने, ट्रेड करने वालों ने फैलाया, तो ब्राह्मणों को स्वाभाविक घृणा आएगी, नफरत आएगी। जिन्होंने ब्राह्मणिज्म को खत्म किया उनको गाली नहीं देंगे तो क्या सम्मान करेंगे? तो साथियों, ओबीसी को जगाने का सूत्र है, ओबीसी को गुलाम होने का एहसास दिलाना होगा। तो गुलाम हो, तो ओबीसी की जातीय खाली गिनती वो कर नहीं रहे। अभी आपका सीएम ने कहा कि 2024 के बाद अगर राजस्थान में हमारी सत्ता आती तो हम करेंगे। अरे तुमको किसने रोका था? जब नीतीश कुमार कर रहे थे तब तुमको किसने रोका था? तब तो तुम करे नहीं। वो तो केवल लोगों को झुंझुना दिखाना है। आज उनकी नीति बदली है, पहली नीति आपकी सेंसस है। उनको वोट चाहिए 2024 में ओबीसी का। ओबीसी कैसे वोट देगा? तो ओबीसी को गुलाम होने का एहसास नहीं है। हिंदू ये गुलाम है, हिंदू ये गाली है। तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर सेंसस तो होगा ही नहीं। इसलिए साथियों, आरएसएस और बीजेपी के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ओबीसी को रिजर्वेशन देने के विरोध में अपने लोगों के लिए सवर्ण आरक्षण बिल लाया और 50% की सीमा को लाभ दिया। इंद्रसानी वर्सेस भारत सरकार हवाला देते थे। इंद्रसानी वर्सेस भारत सरकार कहता है कि 50% से ज्यादा सीमा को लागना नहीं चाहिए, ऐसा वो हवाला देते थे। और जो जजों ने, 5 जजों ने जो जजमेंट दिया, वो जज कब लग रहे थे? ऐसे लग रहे थे वो आरएसएस के प्रवक्ता है। और वो जो जजेस थे, वो जो बेंच था, वो क्या उसका अल्फाज क्या है? उस जज का फैसला देते हुए सुना ईडब्ल्यूएस के मामले को। हमें तो ऐसा लगता है रिजर्वेशन नामक शैतान कितने दिन तक पालोगे? इसको कभी ना कभी खत्म करना चाहिए। हम बीजेपी सरकार को कहेंगे, इसको कब तक पालोगे? इसको कभी ना कभी खत्म करना होगा। साथियों, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए ही ईडब्ल्यूएस आया है। अगर 100% प्राइवेटाइजेशन हुआ तो शासन प्रशासन कौन चलाएगा? तो ये 10% के नाम पर ब्यूरोक्रेट्स मेन जगह पर ब्राह्मण रहेगा, 10% के नाम पर, और एससी एसटी ओबीसी लोग लेबर रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस के नाम पर। ओबीसी को जगना होगा, ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को उनको जगाना होगा। उनके अज्ञानता के कारण लोकतंत्र खतरे में। उनको जगाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। शाहू महाराज को पता चला मेरी हत्या होगी, शाहू महाराज ने अपने संस्थान में अछूत लोगों की सभा का आयोजन किया मानगांव में 1920 में, और सभा पर
खड़े होकर कहा, ये जो भीमराव अंबेडकर आपको दिखाई दे रहे, ये आपके अछूतों के नेता, इसलिए आप गौरवान्वित हो रहे, खुश हो रहे, मगर मुझे दूर तक दिखाई दे रहा है ये केवल अछूतों के नेता नहीं, हमारे तमाम पिछड़ों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ही है। ये मैं अपनी छाती पर हाथ रखकर आपको बताना चाहता हूं। आज मोहम्मद मेश्राम साहब ने ओबीसी का लीडरशिप पैदा किया, आज हमारे महिलाओं का लीडरशिप पैदा किया, आज माइनॉरिटी का लीडरशिप पैदा किया। लड़ाई है, वर्तमान में लड़ना होगा साथियों। आज प्रतिक्रांति के दौर में हम गुजर रहे हैं। 1900 इन्होंने नरेगा की उदाहरण, हमारे इकोनॉमिस्ट है और बड़े जिम्मेदार हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। स्वामी साहब ने 1992 को यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन करवाया, बिल लाया 31 मई 1992 को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज 32-33 साल गुजर गए, उसकी कोई समीक्षा नहीं हो रही। क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, माकप, भाकप, ये 3.5% ब्राह्मण लोगों ने एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 0 करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करने का बिल लाया। 2014 के बाद बीजेपी को कोई विरोध करने वाला ही नहीं है। लॉकडाउन में हजारों उद्योग कंपनियों को बेच दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने वाले हैं। संविधान कागज पर है, व्यवहार में उन्होंने उसको खोखला बना दिया, रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया। नल को बेच दिया, तेल को बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। भारत सरकार का सबसे बड़ा सेक्टर है रेलवे विभाग, उसके लिए सेपरेट बजट होता था, उसको बेच दिया। 2014 में चुनकर आने के बाद प्लानिंग कमीशन रद्द करवाया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग लाया। प्लानिंग कमीशन देश की तरक्की के लिए था, वो भंग कर दिया, नीति आयोग लाया। अब नीति आयोग के हेड ने कहा अब सरकार की जिम्मेदारी रोजगार देना नहीं है, ऑफिशियल सरकार की जिम्मेदारी अब रोजगार देना नहीं है, उद्योग चलाना नहीं है, स्कूल चलाना नहीं है, अस्पताल चलाना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी क्या करना है? ये वो घोषित पॉलिसी चल रही है। अभी हमें हॉल के अंदर सभा सम्मेलन करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सड़क पर उतरने की जरूरत है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, 45 साल तक बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण किया, अब अब्सोल्यूट विंग का निर्माण किया है। एक लड़ाई बोलकर समझाई जाती है, एक लड़ाई एक्शन करके समझाई जाती है। अब हम लोग एक्शन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। साथियों, बुद्धिजीवी वर्ग का रोल है, वो उन्होंने किया, भाषण का निर्माण किया, देशव्यापी संगठन का निर्माण हुआ। साथियों, अब सड़क पर उतरने की जरूरत है। एक और विषय है कि ईवीएम के जरिए से बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो रही है। प्राइवेटाइजेशन जो है ये ईवीएम का रिजल्ट है। अभी मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूं, वहां की असेंबली में वहां की पार्टियों को फोड़ दिया, बीजेपी के अनुकूल कर लिया। अब वहां कोई अपोजिशन बचा नहीं है, तो जिनकी पार्टियों को तोड़ा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया महाराष्ट्र की 1.25 लाख सरकारी स्कूलों में से 65,000 सरकारी स्कूल को बेचने का रिजोल्यूशन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया। पूंजीपतियों को ये सारी समस्या की जड़ ईवीएम है। सारे लोगों को लग रहा है 2024 में बीजेपी नहीं आना चाहिए, सभी लोगों को लग रहा है, मगर ईवीएम के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। तो ईवीएम का बंदोबस्त करने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने 2 बार ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली और आने वाली 26 तारीख को ईवीएम के मामले को लेकर
मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पर 5 लाख लोगों की मोर्चा लेकर जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो प्रबोधन तो कर ही रहे हैं, प्रबोधन का कार्य निरंतर जारी रहेगा, मगर अब एक्शन करना होगा। 2024 में उनको रोकना है तो 2024 को रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करना होगा। इसलिए 2024 के लिए अभी नवंबर महीने में 5 लाख लोगों का मोर्चा हम लोग निकालने वाले हैं। आखिरी एक ऑर्गेनाइजेशनल विषय रखा है, उसका मैसेज देकर मेरी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा कि दुश्मन लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, मगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बम फोड़ते हुए पकड़े गए, बम बनाते हुए पकड़े गए, और पिछले साल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर छापे मारकर पाबंदी लगाई गई। अब वो जांच एजेंसियां उनके पास हो सकते हो कोई सबूत हो, मगर वो लोग बम बनाते हुए पकड़े गए या बम फोड़ते हुए पकड़े गए, ऐसा उनका कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। मगर मुस्लिम लोग आइसोलेशन में केवल मुसलमान का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो मुसलमान को कैसे दबा रहे हैं? उदाहरण, आदिवासी लोग लड़ रहे, व्यवस्था के जुल्म के कारण लड़ रहे, उनकी जितनी क्षमता है उसका विरोध कर रहे हैं, तो आदिवासियों को मारने का तरीका नक्सलाइट है, मुसलमान को मारने का तरीका आतंकवादी है। भीमा कोरेगांव का फसाद महाराष्ट्र में करवाया, वहां फडणवीस गवर्नमेंट ने कहा ये जो अम्बेडकराइट लोग है ये सेमी नक्सलाइट है, अर्बन नक्सलाइट है। यानी अब बीजेपी गवर्नमेंट के लोग जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की नालायकों को एक्सपोज करने का काम जो पढ़े लिखे एससी एसटी के लोग करेंगे, तो उनको एससी के लोगों को उन्होंने नाम दिया ये सेमी नक्सलाइट है, ये अर्बन नक्सलाइट है। मुसलमान आतंकवादी, आदिवासी नक्सलाइट, अब शेड्यूल कास्ट अर्बन नक्सलाइट, ओबीसी किसान लड़ाई लड़े जातिवादी, अलगाववादी, और ब्राह्मण आरएसएस बीजेपी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली फैक्ट्री। आरएसएस बीजेपी क्या है? देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली फैक्ट्री। तो इसीलिए साथियों आरएसएस के लोगों ने अलग अलग राज्यों में जैसा पॉलिटिकल संगठन का तोड़फोड़ किया, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, उसी तरह उन्होंने बामसेफ का भी तोड़फोड़ करने का प्रयास पिछले साल अप्रैल माह में किया। हम लोगों ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ऑल इंडिया में केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का जाल केडर बेस्ड होने के कारण उसको बचाने में हम कामयाब हो गए। 2016 में मोहन भागवत की किताब आई थी, उसको सवाल पूछे गए, फील्ड में जो रिएक्शन आ रही हूं कार्यकर्ताओं को अपडेट करने के लिए एक इंटरव्यू का 2 वॉल्यूम में किताब प्रकाशित हुआ। उस किताब का नाम है हिंदुत्व भाग 1, हिंदुत्व भाग 2। मोहन भागवत को यह सवाल पूछा गया कि हमने लोगों को वादा किया था कि 2014 में आरएसएस की जो पार्टी बीजेपी वो पूर्ण बहुमत से आई तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। अब फिर भी हमें ये पूछ रहे हैं कि भारत का संविधान अब कब बदलने वाले? तब तो तुम्हें बहुमत नहीं था, अब पूर्ण बहुमत है, अब संविधान को क्यों बदल नहीं रहे हो? तो मोहन भागवत ने जवाब दिया, बामसेफ चट्टान की तरह हमारे सामने है, अभी उचित समय नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को, क्योंकि ये केडर में संगठन है, वो तो हमारी खबरें भी नहीं छापते, तोड़ भी दिया तो हम लोगों को क्या लगेगा? कोई दबाव बनाने वाला तो कोई चेहरा तो उनको नहीं लगता, आम लोगों को केडर में इसको मालूम है। मगर क्या कह रहा है? ये संगठन तो अभी नहीं, इनके ऊपर निगरानी रखो। और जो डेढ़ उड़ है, जिसके द्वारा कोई जघन्य अपराध हो गया या उसका कोई वीक पॉइंट है, ऐसे आदमी को ढूंढो, उससे समझौता कराओ और उसके जरिए से संगठन तोड़फोड़ करने का अभियान करो। ये उनकी नीति है आज तक की।
बाबा साहब के समय भी गद्दार थे, आज भी हमारे सामने गद्दार है। बाबा साहब को रोकर कहना पड़ा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ऐसे ही कहना पड़ा क्या, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा, ऐसे ही कहना पड़ा। आगरा गए, आगरा में सम्मेलन था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का नाम पीपल नाम टाइटल है, वहां पीपल नामक व्यक्ति वहां का स्टेट प्रेसिडेंट था। पहुंचने के पहले ही दिन अखबार में खबर छप कर आई कि उसने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर दिया। बाबा साहब जैसे आगरा में पहुंचे, सवेरे का अखबार पढ़ रहे, हेडिंग थी डॉक्टर अम्बेडकर तानाशाह फेडरेशन के अध्यक्ष का अम्बेडकर के ऊपर आरोप। गुस्सा है ना, बाबा साहब अम्बेडकर को मुझे बड़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसा उस दिन बोलने का संदर्भ नेहरू ने हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को फोड़ा, और वो भी फूटा लालचवश। कहना पड़ा मुझे बड़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साथियों, हमारे पुरखों को नहीं छोड़ा, वो हमको छोड़ेंगे क्या? जिन्होंने हमारे पुरखों के साथ धोखेबाजी की, वो हमको छोड़ेंगे क्या? नहीं, उन्होंने टेस्ट करके देखा, इनको रोकने का जरिया है। इन्होंने जो होप्स पैदा किया, देशव्यापी संगठन बनाकर, से देशव्यापी संगठन है, ये जो समाज में व्यवस्था परिवर्तन का मिशन लेकर काम कर रहे हैं, इनका होप्स समाज में स्थापित हो गया। इसको अगर रोक लगाने की, इनका विभाजन करो, विभाजन करने के बावजूद हम आ गया। 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के मुख्यालय पर 1 लाख लोगों को निमंत्रण दिया, 183 ट्रेनें रद्द करवाई, और जिन लोगों को तोड़ा उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बातें फैलाई कि ये लोग नागपुर के लेकर जा रहे, गलत कर रहे। ये उस समय ही सबूत था, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे वो आरएसएस के एजेंट बनकर काम कर रहे। आरएसएस के मुख्यालय को घेरा। अब आने वाली 26 तारीख को साथियों, हमें दिल्ली के चुनाव आयोग को घेरना है, और लोकतंत्र बचाने के लिए हमें आगे आना है। साथियों, मान सम्मान मुफ्त में नहीं मिलता, कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा सब्जेक्ट बनाकर हम हमारे लोगों को तैयार किए हैं, और हम हमारी जान की बाजी लगाकर इस मकसद इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को न होने दिया जाए, ऐसे कुछ लोग आज काम कर रहे हैं। हमारे साथियों ने उनका बाहर कानूनों बंदोबस्त किया, वहां से भाग गए। उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, पुलिस थाने में लिख के दे रहे थे हमारे वामसेप से कोई संबंध नहीं, हम लोगों ने इस्तेमाल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। वामसेप के नाम का इस्तेमाल पैसा चंदा इकट्ठा करने के लिए करते। मुझे गर्व है राजस्थान के वामसेप के जोधपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने आज उनका बंदोबस्त किया। राजस्थान में हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया। आखिरी में मैं यही संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं कि जल्दी करना होगा। आने वाले 7 साल के अंदर, 7 ईयर के अंदर हमें 6 लाख गांवों तक का संगठन बनाना। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का मैच्योर पीरियड अभी आ गया है, परिस्थिति पकड़नी चाहिए, वो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे देश भर में जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी राजस्थान के गांव-गांव में संगठन का जाल फैलाओ, इसका विस्तार करो। मैं आया 1 तारीख को, जब मैं रतनगढ़ गया और राजपूतों के सम्मेलन में सबूतों के आधार पर बताया कि सबसे हम लोगों को शूद्र कहा, हम लोगों को अछूत कहा, तो हम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आज भी लड़ रहे, मगर तुम लोगों को उनके धर्म ग्रंथ में नाजायज कहा, हमको शूद्र कहा, हमको अछूत कहा। अरे तुम लोगों को फर्शा दिखा दिखा कर नाजायज कहा, मगर आप उसका इंतजाम नहीं दे रहे हो। इसीलिए क्षत्रिय निवासी महासंघ बनाया, और मैं 1 करोड़ रुपए रखता हूं परशुराम पर।
और 1 करोड़ रुपए लगता हूं चाणक्य पर, ये दोनों काल्पनिक है। इसके पूरे तथ्य और सबूत हमारे पास है। ये केवल और केवल बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में तैयार किए गए काल्पनिक पात्र है। परशुराम और चाणक्य ये बौद्ध धर्म के काउंटर एक्शन में एक काल्पनिक काव्य इसमें क्रिएट किए गए। और आप लोग नागवंशी लोग हो, मौर्य के वंशज हो, शाक्य मुनि के वंशज हो, तो उनको लगा इधर ब्राह्मण के पास जाओ तो फुकट में नाजायज का सर्टिफिकेट मिलता है, इधर दिमाग खपाना पड़ता है, मगर इधर तो शौर्य है। चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान, चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़ किले पर मौर्य का अवशेष है, 7 स्तूपा है। कभी 2 ट्रेन निकालो, जाओ देखो। ये लोग सीए लगाते हैं, सिंह के लोग सीए लगाते हैं, क्षत्रिय लोग सीए लगाते हैं। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए इधर राजस्थान में, ओझा नामक एक इतिहासकार हुए बड़े। उन्होंने पूरे जितने संस्थानिक है उनका इतिहास लिखा, मेवाड़ का इतिहास लिखा, जोधपुर का लिखा, उदयपुर का, उन्होंने इतिहास लिखा। उन्होंने उदयपुर के इतिहास में लिख के रखा है, ये जो सिंह शब्द है ये रामायण और महाभारत के किसी भी पात्र के पीछे आपको नजर नहीं आता। इसका अभिलेख भी मिलता है और इसका अमर कोश में संदर्भ मिलता है। ये सिंह शब्द क्षत्रिय लोग अपने पीछे क्यों लगाते हैं? क्योंकि शाक्य मुनि पुत्र का नाम शाक्य सिंह था। ऐसा आर्कोलॉजिकल और साहित्यिक प्रमाण है, उनका ही करना पड़ेगा। तो अभी राजस्थान के ब्राह्मण 1 तारीख के बाद उनकी भी धारणा हो चुकी है। अब राजनीति चिल्ला रहे कि ये परशुराम और क्षत्रियों को काल्पनिक कर रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर करना होगा, फिर ब्राह्मणों इकट्ठा हो जाओ। तो क्षत्रिय लोग कह रहे थे आप क्या करें? तो मैंने कहा जल्द से जल्द उनको इकट्ठा होने दो, जितने जल्दी ब्राह्मण आइसोलेट हो जाएंगे उतने जल्दी हम मूल निवासी लोग आजाद होंगे। तो नहीं है, क्षत्रिय तो नहीं है, ओबीसी तो नहीं है। तो साथियों, राजस्थान में भी परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में जैसे हमने समाज स्तरीय से भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम लगाए, जैसे इन्होंने हमारे वरिष्ठ भाई ने कहा कि मैं सुतार कम्युनिटी का हूं, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं सुतार कम्युनिटी में काम करूंगा। हम आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी भारत मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी मानते हैं। आने वाले समय में सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत बैकवर्ड कास्ट के सभी जातियों के हम लेने के लिए तैयार है। आप लोग साथ दीजिए। यही आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद। मेरे चाहे